प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए द्वितीय वर्ष, जिसका प्रमुख शीर्षक है विश्व इतिहास के अंतर्गत नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांस। इससे पहले हमने नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी पढ़ी थी, उनके प्रारंभिक संघर्ष के बारे में जाना था। आज हम इनके जो अगला कदम था महाद्वीपीय व्यवस्था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करने के उद्देश्य से नेपोलियन ने जिस योजना का अवलंबन किया उसे महाद्वीपीय प्रणाली या व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने इंग्लैंड को कई तरह से हराने के लिए हथकंडे अपनाए थे। कभी सेना से, कभी व्यापार से, कभी और कुछ करके भी उन्होंने इंग्लैंड को संघर्षरत रखा। और महाद्वीपीय व्यवस्था इंग्लैंड के खिलाफ यानी व्यापार पर प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है और इसे व्यापार बहिष्कार की नीति भी कहते हैं। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड का जीवन महाद्वीपीय व्यापार एवं वाणिज्य पर निर्भर है और यदि उसे नष्ट कर दिया जाए तो इंग्लैंड को विवश होकर हार स्वीकार करनी पड़ेगी। इस व्यवस्था के अधीन यूरोप महाद्वीप के देशों को नेपोलियन के कई आदेश मानकर इंग्लैंड का आर्थिक बहिष्कार करना था और जिसके द्वारा इंग्लैंड की आर्थिक खुशहाली को नष्ट करके उसे अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश करना चाहता था नेपोलियन। ये उसका उद्देश्य था। 21 नवंबर सन 1806 को नेपोलियन ने बर्लिन आदेश के द्वारा ब्रिटिश द्वीप समूह के खिलाफ नाकेबंदी की घोषणा की, जिसको बर्लिन आदेश कहा जाता है। इंग्लैंड और उसके सभी उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार निषिद्ध यानी मना कर दिया गया। इसके बाद 25 जनवरी सन 1807 को नेपोलियन ने वारसा आदेश जारी कर फरसा तथा हैनोवर के समुद्री तटों पर भी अंग्रेजी व्यापार के विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इंग्लैंड उस समय फ्रांस का सबसे बड़ा शत्रु था और फ्रांस का जो नेतृत्व कर रहा था वो था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको नेपोलियन तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इन दो कदमों के जवाब में इंग्लैंड ने जनवरी 1807 में ऑर्डर्स इन काउंसिल नामक अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार फ्रांस या उसके मित्र राष्ट्रों का कोई जहाज उसके प्रभाव क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सके। यानी यह फ्रांस के विरुद्ध इंग्लैंड ने ये कदम उठाए, यानी नेपोलियन के विरुद्ध। इंग्लैंड की घोषणा के जवाब में नेपोलियन ने 17 दिसंबर 1807 को मिलान से एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसके अनुसार कोई भी जहाज, चाहे वह किसी भी देश का हो, यदि वह अंग्रेजी बंदरगाह से होकर आया हो तो उसे पकड़कर उसका माल जब्त कर लिया जाएगा। स्वीडन, हॉलैंड व पोप के राज्य ने इस नीति का विरोध किया। पुर्तगाल ने इंग्लैंड से अपने पुराने मैत्री संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने स्पेन के साथ मिलकर 1807 में पुर्तगाल पर आक्रमण कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापार प्रभुत्व को यूरोप से समाप्त कर फ्रांस को आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना था। ये नेपोलियन का उद्देश्य था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि यह व्यवस्था असफल रही। अब महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के क्या कारण थे, उनको हम जानते हैं। इंग्लैंड को ध्वंस करने की नेपोलियन की यह नीति आत्मघाती तो थी ही, साथ ही व्यवहारिक बुद्धि और राजनीतिक उद्देश्यों की सीमा के बाहर भी था। ब्रिटेन विश्व भर में फैले अपने उपनिवेशों से कच्चा माल मंगाता, तैयार माल बेचता था। अतः जब तक उसके दुनिया भर में फैले उपनिवेश पर प्रतिबंध न लगा दिया जाता, तब तक इस व्यवस्था के सफल होने की आशा करना व्यर्थ था। जहाजी बेड़े के अभाव में हजारों मील लंबे समुद्र तट की रक्षा करना फ्रांस के लिए असंभव था। सारे यूरोप में इंग्लैंड से आने वाले माल के लिए चोर बाजारी व तस्करी होने लगी। नेपोलियन ने इस योजना को स्वीकार करने के लिए अनेक देशों से युद्ध किए, फलत वे सभी देश उसके कट्टर शत्रु बन गए। इंग्लैंड के पास अन्न का अभाव था, परंतु नेपोलियन उसको बराबर भारी मूल्य पर उसका धन कम करने के लिए अन्न भेजता रहा। खुद नेपोलियन को अपनी सेना के लिए ऊँट और ओवरकोट इंग्लैंड से मंगाने पड़ते थे। नतीजन कुछ चीज़ों के लिए छूट भी दी जाने लगी।
महाद्वीपीय व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रसा, रूस और स्पेन से होने वाले युद्धों ने इस व्यवस्था को पूर्णतः विफल कर दिया। इस योजना द्वारा यूरोप के ही लोग नेपोलियन के विरोध में खड़े नहीं हुए, अपितु उसकी फ्रांस के मध्यम वर्ग का भी सहयोग खो दिया। इस कारण यह योजना असफल रही, अंत में उसके पतन का प्रमुख कारण रही। अब है स्पेन का मामला और प्रायद्वीपीय युद्ध। प्रायद्वीपीय युद्ध 1808 से लगाकर 1813 ईस्वी में हुआ था। स्पेन में बुर्बो वंश की एक शाखा का शासन था। 1808 में वहाँ के राजा चार्ल्स चतुर्थ एवं उसके पुत्र फर्डिनेंड के बीच झगड़ा चल रहा था, जिसका लाभ उठाने के लिए नेपोलियन ने दोनों को आपसी समझौता कराने के बहाने अपने पास फ्रांस बुलाकर धमकी देकर स्पेन के राज्य सिंहासन का परित्याग करने के लिए बाध्य किया। नेपोलियन ने इस बंदर न्याय द्वारा अपने भाई जोसेफ, जो नेपल्स का शासक था, उसको स्पेन का राजा बना दिया, यानी जबरदस्ती। इस कारण स्पेन की जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने के लिए नेपोलियन को स्पेन में दीर्घ काल तक युद्ध करना पड़ा। इसी युद्ध को इतिहास में महाद्वीपीय युद्ध कहा जाता है। जब नेपोलियन ने रूस और जर्मनी से लड़ने के लिए अपनी सेना स्पेन से बुला ली, तो वेलिंगटन ने फ्रांसीसी सेनाओं को 1812 में सेलामोंका और 1813 में विटोरिया में पराजित करके फ्रांस को स्पेन छोड़ने के लिए विवश कर दिया। स्पेन पर आक्रमण नेपोलियन की भारी भूल थी और यह कहा जाता है कि स्पेन नेपोलियन के लिए जहरीला फोड़ा सिद्ध हुआ, यानी अन्नासुर बन गया। स्वयं नेपोलियन ने भी स्वीकार किया और कहा, स्पेन के फोड़े ने मुझे नष्ट कर दिया। इस अभियान में 3 लाख फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। स्पेन में असफलता के साथ ही उसके पतन की शुरुआत हो गई। यहाँ उसकी पराजय का कारण यह था कि अब तक उसके निरंकुश राजाओं को परास्त किया था, किंतु स्पेन में उसे ऐसे नागरिकों से लड़ना पड़ा जो राष्ट्रीय की भावना से ओतप्रोत थे। साथ ही ब्रिटिश सेनापति आर्थर वेलेंजली, बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था, उस वेलेंजली से भी स्पेन को काफ़ी सहायता प्राप्त हुई। स्पेन के युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि तानाशाह भी राष्ट्रीय भावना का दमन नहीं कर सकता। नेपोलियन ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आर्मी ऑफ इंग्लैंड नामक सेना का गठन किया था। बाद में इसका नाम बदलकर ग्रैंड आर्मी रख दिया गया। 1808 के स्पेन के प्रायद्वीपीय युद्ध में उसकी यह सेना समाप्त हो गई और अगला नेपोलियन का कदम था मास्को अभियान, जो रूस की कंपकंपाती भयंकर सर्दी में किया गया था। रूस के साथ ही नेपोलियन के संबंध बिगड़ने के पीछे प्रमुख कारण महाद्वीपीय व्यवस्था थी। जार इस बात के लिए जो राजी था कि अंग्रेजी जहाज़ों को रूसी बंदरगाह पर नहीं आने दिया जाए, किंतु वह इंग्लैंड से व्यापार करने वाले तटस्थ राष्ट्रों के जहाज़ों को रूसी बंदरगाहों पर आने से नहीं रोकना चाहता था। अक्टूबर सन 1810 में नेपोलियन ने मिलान आदेश जारी कर जार को रूसी बंदरगाहों को तटस्थ देशों के जहाज़ों के लिए बंद करने को कहा। जार ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए सभी तटस्थ देशों के जहाज़ों को रूसी बंदरगाहों पर आने की सुविधा का आदेश जारी कर दिया, जिसको मिलान आदेश कहा जाता है। इस प्रकार महाद्वीपीय व्यवस्था को लेकर नेपोलियन और जार के बीच संबंध बिगड़ गए। नेपोलियन ने 6 लाख सैनिकों के साथ जून सन 1812 में रूस पर आक्रमण किया। 7 सितंबर 1812 को बोरोडिना के मैदान में दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, किंतु अनिर्णायक युद्ध था, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 70,000 सैनिक मारे गए। 14 सितंबर को नेपोलियन मास्को पहुंच गया, किंतु मास्को को उसके रूसी सैनिकों द्वारा उजड़ा हुआ पाया गया। मजबूरन उससे वापस लौटना पड़ा। इस दौरान भूख और बीमारी के कारण 6 लाख की विशाल सेना में से मुश्किल से केवल 1 लाख सैनिक ही बच पाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सर्दी थी। इस भयानक रूसी अभियान को रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय ने अपनी पुस्तक वार एंड पीस में सजीव रूप से चित्रित किया है। नेपोलियन के साथ रूस के संबंध खराब होने का एक कारण था ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस द्वितीय की पुत्री मारी लुइसा के साथ 1810 में नेपोलियन का विवाह। नेपोलियन ने यह विवाह पुत्र उत्पत्ति और अपने वंश को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए
किया था, क्योंकि जोसेफाइन जो विवाहार्य थी, उसकी पहली पत्नी, उसकी कोई संतान नहीं थी और 1809 में उसको तलाक दे दिया गया था। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ विवाह से रूस का जार नेपोलियन से नाराज हो गया, क्योंकि इस विवाह से पहले ही जार की बहन के साथ नेपोलियन के विवाह की बात चल रही थी। अब अगला युद्ध है जो परसा से युद्ध है नेपोलियन का। मई 1813 में नेपोलियन ने परसा व रूस की संयुक्त सेना को लुटजेन और बॉटजेन के युद्धों में पराजित कर दिया। इसी बीच मेटरनिक ने नेपोलियन के समक्ष संधि वार्ता प्रारंभ करने से पूर्व युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया। यह युद्ध स्थगित करना नेपोलियन के लिए बड़ी भूल सिद्ध हुई। अगला युद्ध है राष्ट्रों का युद्ध, बैटल्स ऑफ नेशंस। परसा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध चौथे गुट का निर्माण कर दिया। नेपोलियन का सामना सबसे पहले ऑस्ट्रिया से हुआ, जिसने 1813 के ड्रेसडन के युद्ध में पराजित किया। यह नेपोलियन की अंतिम प्रमुख विजय थी। बाद में 19 अक्टूबर सन 1813 को एल्बा नदी के किनारे लिप्जिंग के युद्ध में नेपोलियन की भारी पराजय हुई। इसे सब राष्ट्रों का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में नेपोलियन को 1,20,000 सैनिकों से हाथ धोना पड़ा, यानी मारे गए थे। इसके बाद समस्त उत्तरी यूरोप राष्ट्रों के महाद्वीपीय प्रणाली त्याग दी। 1 मार्च 1814 में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और परसा ने मिलकर सॉरमेंट की संधि की। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि शांति की व्यवस्था सभी की सहमति से की जाएगी और युद्ध तब तक जारी रखा जाएगा जब तक शत्रु पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हो जाता। मार्च सन 1814 को लाओ में हारने के बाद अप्रैल सन 1814 में फोंटेब्लियो नामक स्थान पर नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों से एक संधि की, जिसके अनुसार उसने फ्रांस के सिंहासन पर अपने समस्त अधिकार त्याग दिए, उसे एल्बा द्वीप का शासक बना दिया। 20 लाख फ्रैंक प्रति वर्ष अवकाश वेतन देना तय हुआ। एल्बा द्वीप भूमध्य सागर में कोर्सिका के निकट इटली की टस्कनी तट पर अवस्थित 19 मील लंबा 6 मील चौड़ा एक द्वीप था, यानी टापू था। 2 अप्रैल को फ्रांसीसी सीनेट ने भी एक प्रस्ताव पारित कर उसे सिंहासनाच्युत यानी उसे पदच्युत कर दिया। टेलेरा के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया नेपोलियन के बाद। अब है नेपोलियन के अंतिम दिन। नेपोलियन से छुटकारा पाने के उपरांत यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए 1814 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन 1 नवंबर सन 1814 को हुआ। तुर्की को छोड़कर लगभग सभी यूरोपीय देशों ने भाग लिया था। फ्रांस का प्रतिनिधित्व टेलेरा ने किया, जबकि सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक ने की। फ्रांस में बुर्बो वंश के शासक लुई 16वें के भाई को लुई 18वें के नाम से शासक बना दिया गया। यह फ्रांस की भौगोलिक सीमा वही रखी जो सन 1792 में रखी थी। वियना में मित्र राष्ट्रों के असंतोषों के बारे में पता चलने के बाद नेपोलियन 10 महीनों बाद केवल 1200 सैनिकों के साथ एल्बा से पेरिस वापस लौट आया। यहाँ पेरिस की जनता ने उनका स्वागत किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की इसी एल्बा से पेरिस यात्रा के साथ की, मगर उसका शासन महज 100 दिन का रहा। 20 मार्च से 29 जून सन 1815 ईस्वी के मध्य रहा। मित्र राष्ट्र अपने मतभेदों को भुलाकर पुनः युद्ध की तैयारी में जुट गए और ये जो अंतिम युद्ध था नेपोलियन का 40वां युद्ध, नेपोलियन ने अपने जीवन में 40 युद्ध लड़े थे। उसमें अधिकतर युद्ध हारे, लेकिन उसका हौसला विजय होने जैसा था। और ये अंतिम युद्ध था 18 जून सन 1815 रविवार का दिन नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच एक वाटरलू नामक स्थान पर, जो बेल्जियम में स्थित है, उसको वाटरलू का युद्ध भी कहते हैं, वहाँ पर हुआ। मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये इसमें मतलब इंग्लैंड का नेतृत्व कर रहे थे, आर्थर वेलेंसली, जिसको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी कहते हैं, परसा के ब्लूकर के नेतृत्व में सेना गठित की। शाम 4 बजे ब्लूकर, जिसको ब्लूचर भी कहते हैं, के समय पर आ जाने का विजय वेलेंसली को मिली। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नेपोलियन युद्ध 11 बजे प्रारंभ न कर प्रातः ही कर देता तो उसकी पराजय नहीं होती।
15 जुलाई सन 1815 को नेपोलियन ने अंग्रेजी अधिकारी मैडलैंड के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में नेपोलियन का 100 दिन का शासन समाप्त हो गया और वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन की 40वीं और आखिरी लड़ाई थी। नेपोलियन को दक्षिणी अटलांटिक महासागर के सुनसान द्वीप सेंट हेलेना में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया गया। वहाँ के अंग्रेज प्रशासक सर हडसन लॉ की नीचता का शिकार नेपोलियन अपनी आत्मकथा नेपोलियनिक लीजेंड यानी एक किंवदंती है लिखता हुआ पेट के कैंसर का शिकार बना। 5 मई सन 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। तलेरा नेपोलियन को गंवार मानता था। विद्वानों के अनुसार उसका व्यवहार ठीक नहीं था क्योंकि वो उसे नीचा दिखाने और उसके अनुकूल बनाने की कोशिश करता था। प्रसिद्ध जर्मन साहित्यकार गेटे ने उसे खरी खोटी सुनाई और मैडम एस्टल ने नेपोलियन की चाटुकारिता करने से इनकार कर दिया था। अब है नेपोलियन के पतन के कारण। मास्को अभियान 5 लाख तथा लिप्जिंग अभियान में नेपोलियन ने 1,20,000 सैनिक गंवा दिए थे। इसके बाद भी उसे सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए कम उम्र के किशोरों को सेना में भर्ती करना पड़ा। वाटरलू के मैदान में जिन सैनिकों के साथ नेपोलियन अपने भाग्य को आजमा रहा था उनकी मात्र औसत आयु 16 वर्ष ही थी, यानी वो बच्चे थे। 1810 में नेपोलियन ने मैटरनिक से शिकायत की थी कि जितना लाभ मैंने अपने संबंधितों को पहुंचाया उससे कई अधिक हानि उन्होंने मुझे पहुंचाई, यानी उनके संबंधी उनको सहयोग नहीं कर पाए। उसने भाइयों में लुई नेपोलियन को हॉलैंड, जोसेफ को स्पेन, जोरेम को वेस्टफेलिया का शासक बना दिया। अपनी बहन कैरोलिना का विवाह अपने सेनापति मुरा के साथ कर दिया और मुरा को नेपल्स का शासक बना दिया। यानी नेपोलियन उस समय ऐसा शासक था जिसको चाहता उसको शासक बनाता, जिसको चाहता उसको गिरा देता। किंतु संकट के समय किसी भी संबंधी ने उसकी सहायता नहीं की। मुरा ने तो 1813 से 15 में नेपोलियन के विरुद्ध ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस कारण वह नेपल्स में अपनी स्थिति बनाए रख सका। स्पेन की शक्ति को न समझना, मास्को अभियान में भीषण सर्दी में अधिक देर तक रुकना, वाटरलू की लड़ाई के समय आक्रमण में ढील देना आदि नेपोलियन की भयंकर भूलें थी। इतिहासकार फिशर ने नेपोलियन के पतन के बारे में कहा, नेपोलियन के पतन के नाटक के 3 दृश्य मास्को, लिप्जिंग, फोंटेब्लेउ प्रमुख है। वाटरलू 1815 इस नाटक का उपसार है। क्रांति पुत्र के रूप में नेपोलियन का मूल्यांकन। नेपोलियन कहता था कि वह क्रांति का पुत्र है। क्रांति ने फ्रांस में विषमता और विशेषाधिकारों का नाश कर समानता की प्रतिष्ठा की थी और इसी सिद्धांत के आधार पर सर्वसाधारण वर्ग के लोग, जिसके नेपोलियन भी था, उसे आगे बढ़कर राष्ट्र में सर्वोच्च पदों पर पहुंच सके। अन्यथा पुरानी व्यवस्था में केवल कुलीन लोग ही पहुंच पाते थे। यह नेपोलियन की देन थी कि यूरोपीय देशों में वह भाव फैला कि जन्म की अपेक्षा व्यक्तिगत योग्यता तथा प्रतिभा के आधार पर किसी की भी उन्नति हो सकती है। मगर इतिहासकार ग्रांट और टेम्परेल का कहना है कि नेपोलियन क्रांति का शिष्य था, किंतु उसने उन आंदोलनों के उद्देश्य व सिद्धांतों को उलट दिया था जिनसे उसका जन्म हुआ था। वह क्रांति का पुत्र था, किंतु ऐसा पुत्र था जिसने अपनी माता यानी क्रांति की हत्या कर दी थी। नेपोलियन एक क्रांति का मित्र और शत्रु साबित हुआ, क्योंकि एक और जहाँ उसने क्रांति को फ्रांस की सीमाओं से बाहर निकालकर संपूर्ण यूरोप में फैलाया, वहीं दूसरी ओर उसने निरंकुश एक तंत्र की स्थापना कर क्रांति की अंत्येष्टि कर दी। वह कहा करता था, मैं विश्वास करता हूँ कि संसार का परिवर्तन करने के लिए पैदा हुआ हूँ। यानी नेपोलियन कहता था कि मैं शासन के निमित्त पैदा हुआ हूँ, शासन करने वाला हूँ, इसलिए मुझे भगवान ने पैदा किया।